नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो ये सारे? जो आपके लाइव क्लास में कमेंट्स आते रहते हैं तो उनके ऊपर एक सूचना आपको दे देता हूँ कि बीएसटीसी का आप पेपर देने के लिए जा रहे हो तो आपको ड्रेस कोड कौन सा रखना चाहिए। और उसके अलावा जो आपके 2 पारियों में पेपर होने जा रहा है पहली बार, आज तक के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो कई बार विद्यार्थियों की समस्या हो जाती है कि सर जिस प्रकार से अभी वर्तमान परीक्षाओं के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन है उसके तहत क्या हो सकता है, और क्या हमारे नंबर अगर हम 500 नंबर लेकर आ जाएं पहली पारी के अंदर और दूसरी पारी के अंदर हमारे लोगों के नंबर 450 आ जाएं तो हमारे नंबर घट जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? हमारे 500 नंबर पर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर हम सर क्या करें? 600 में से 600 लाएं, ये तो इम्पॉसिबल है। तो इन सभी सवालों को लेकर मैं आप सभी साथियों के बीच में उपस्थित हूँ, बिना घबराए बिना कुछ किए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी मैं आपको अभी समझा दूंगा। सबसे पहले इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी का पेपर देने के लिए जा रहा है, ताकि आप सभी साथियों के लिए किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु ना रहे। जी सर, पहले सबसे पहले कर दिया गया, लाइक और शेयर कर दिया सर। अभी बताओ, देखो सुनो ध्यान से। पहली बात, आपको ये जानकारी आपको शायद किसी ने बताई है या नहीं बताई है, मैं आपको पहले मैं बता देता हूँ उसे ढंग से, बाद में तो लोग बनाएंगे, बताते रहेंगे। सुनो ध्यान से। पहली बात, एक बात सुनना ध्यान से। पात्रता जो परीक्षा होती है, पात्रता परीक्षा के अंदर जरूरी नहीं होता है कि आप पात्रता परीक्षा के अंदर जो 2 पारियों में पेपर हो रहा है। कितनी पारियों में? 2 पारियों में। जैसे अभी सीईटी की पात्रता परीक्षा हुई थी, सीईटी पात्रता परीक्षा, उसमें क्या था? उसमें यह था कि भाई ठीक है, अगर आपने पास किया है आपके लिए 40% लाने अंक अनिवार्य है। यही तो था कि 40% अंक लाना क्या है, उसमें अनिवार्य है। इसलिए उसने नॉर्मलाइजेशन भी किया, 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक बच्चों के फर्क भी पड़ा, कम ज़्यादा हुए भी थे। अब बात आई, रीट हुआ था अभी प्री, तो रीट जो प्री आयोजित किया गया था उसके अंदर भी पारियों में पेपर हुए, लेकिन नंबर क्या हुए? नंबर लगभग सभी के क्या हुए थे? सभी के बड़े थे। सभी के क्या हुए? बड़े। घटा किसी का नहीं था। कोई रेयर केस में एक आधा कोई आ गया होगा तो मेरे को पता नहीं, लेकिन नंबर सभी के बड़े ही थे नॉर्मलाइजेशन के तहत। अब यहां सीईटी पात्रता परीक्षा, इसमें क्या है? इसमें लागू थी कि भाई 40% 35% पात्रता लागू थी। और उसके बाद में ये वाली जो पात्रता परीक्षा है, इसमें आपके कोई चीज लागू नहीं है। इसमें आपका मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। मेरिट का निर्धारण, अब मेरिट का निर्धारण किया जाएगा तो सर नंबर बढ़ेंगे घटेंगे? तो ये तो मानकर चले कि अगर आपके 2 पारियों में पेपर होगा, पहली बात इसके ऊपर बोर्ड ने अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, फिर भी अगर 2 पारियों में पेपर होता है और आपको लगता है कि सर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है क्या? पहली बात तो होगा नहीं। दूसरी बात, अगर होगा तो 1 2 नंबर बढ़ेंगे, कम ज़्यादा तो कम होंगे ही नहीं किसी विद्यार्थी के। लगभग 99% मैं आज पुनः कह रहा हूँ, 99% कम नहीं होंगे। ध्यान रखना, इसमें कम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसमें कोई शर्त लागू नहीं है, इसमें मेरिट निकाली जाएगी। अब मान लीजिएगा कि पहली पारी के अंदर लगभग 6 लाख विद्यार्थी इसको पेपर देने के लिए बैठेंगे। पहली पारी में 3 लाख बैठ जाएंगे और दूसरी पारी में भी कितने लाख बैठ जाएंगे? 3 लाख विद्यार्थी बैठ गए। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ये होती है कि पहली पारी के अंदर सभी बच्चों के नंबर आए, 600 में से एवरेज निकाला 430 आए। मतलब 3 लाख विद्यार्थियों की एवरेज निकाली, कि क्या एवरेज आई? मान लो 430 आई। फिर दूसरी पारी के अंदर वही 3 लाख विद्यार्थी बैठे, एवरेज निकली 440। सभी विद्यार्थियों की एवरेज क्या निकली? 440 मानना है, समझो इस बात को कि आपने 440 अंक लेकर आए। इसका मतलब ये माना गया बोर्ड ने कि ये वाला जो पेपर था, ये पेपर क्या था? हार्ड था। ये पेपर क्या था? आसान था। ये मानेगा बोर्ड। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ये होती है। फिर इसमें क्या होता है कि इन विद्यार्थियों के जो नंबर है वो नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और इनके कुछ क्या कर दिए जाते हैं? कुछ घटा दिए जाते हैं। बस इसमें इतना बढ़ाया जाए कि ये संतुलन हो जाए, इसमें इतना घटाया जाए कि ये संतुलन हो जाए, और संतुलन कहाँ हो रहा है? 435 पर हो रहा है। ये प्रोसेस होती है नॉर्मलाइजेशन की। समझ गए बात को? नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया से आपको भयभीत नहीं होना है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि पेपर सुबह वाली पारी शाम वाली पारी, इसमें कौन से पेपर वो देते ही नहीं है, तो ऐसा कुछ प्रक्रिया वाला शामिल नहीं होगा इसके अंदर, जहां तक हमारा विचार है, और होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये वाला तो भय निकल गया आपके नॉर्मलाइजेशन का। कई बच्चे नहीं समझ पाते इसको, जो 12वीं पास विद्यार्थी है वो समझ नहीं पाते, है ना। लेकिन इसने जब पशु परिचर का रिजल्ट आया तो 12वीं पास विद्यार्थियों ने भी जब कंपटीशन में उतरे तो उन्होंने सीखा नॉर्मलाइजेशन भी एक आगे एक प्रक्रिया है, वो बड़ा महाभारत जैसे युद्ध जैसा है ना। आपको चिंता करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। अब बात आई ड्रेस कोड की, तो ड्रेस कोड के अंदर मैं हमेशा ही कहता हूं कि ड्रेस कोड अपने क्या पहन कर जाए। विद्यार्थियों के मन में विचार आया कि सर ड्रेस कोड हमारा क्या होगा? भाई कोई सा भी पेपर देने जाओ आपको बीएसटीसी थोड़ी जरूरी है। ड्रेस कोड क्या होता है? नॉर्मल आप क्या पहन कर जाओ, जैसे मान लो कि लड़कियां हैं तो लड़कियों को कोई जरूरी थोड़ी है नॉर्मल लोअर टी शर्ट पहन कर चले जाओ, सलवार सूट पहन कर जा सकती हो आप। कहाँ दिक्कत है? सुंदर लगोगी, है ना। आपको कहाँ जींस पहन कर जाने की आवश्यकता है? बात सत्य शैली को क्यों पहनावा दे रहे हो? हमारी राजस्थानी संस्कृति रखो ना।
सीधी सी बात, लड़कों के लिए क्या जरूरी है? अब लड़के हैं, लड़के पायजामा कुर्ता पहन कर जा सकते हैं, लोअर टी शर्ट पहन जाओ, है ना, कोई समस्या नहीं है। अब विद्यार्थियों के मन में विचार आता है कि सर हम ये क्यों पहन कर जाए, वो क्यों, तो सीधी सी बात है नॉर्मल पहन कर जाओ ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे अगर आप आगे बेल्ट वगैरह पहन कर जाओगे तो बेल्ट वगैरह पहन कर जाओगे तो वो निकलवाएंगे, सीधी सी बात। पहले नहीं हुआ करती इतनी सुरक्षा अब करनी शुरू कर दी। दूसरी बात, लड़कियां विशेष रूप से आभूषण पहन कर ना जाए, ये लो, तो लड़के तो वैसे ही नहीं पहनते, लेकिन लड़कियां आभूषण पहनकर ना जाएं। और आजकल के लड़के भी कान कून वगैरह मुर्की वगैरह डलवा कर रखते हैं, तो ये वाली चीजें आप निकाल कर जाएं। ड्रेस कोड यही है। आपको वहां पर फटी हुई जींस से पहनकर गोडारी कौन जानी था ना, वे फालतू का क्या करूंगा है? कोई चार छोरा थरका नहीं देख सी, ओ हो गोडा फटीडा है पर ऊपरिया तो धोड़ी दिखे, गोडा काला है, हाँ तो दिक्कत होगी भाई फालतू की। तो इससे आपका काम कौन करा, सलवार सूट पहन के जाना सुंदर लगोगी। और उसके अलावा लड़के हैं वो पायजामा कुर्ता या लोअर टी शर्ट पहन कर जाओ नॉर्मल। चंपल गुरुजी सैंडल पहनकर जा सकती है कि बूट पहनकर जा सकते हैं, तो आपको कौन से वहां पर बीन बनकर थोड़ी जा रहे हो, चंपल पहनकर चले जाना सीधी। हवाई चंपलें जो बाटा वाली चंपल आती है वो पहनकर चले जाना, कोई इश्यू नहीं है। अब बाकी ऐसे बीएसटीसी में कोई वैसे ज़्यादा लागू नहीं होता है। अभी क्या है कि अन्य भर्तियों के साथ में इनके अंदर भी सुधार किया जा रहा है, तो सभी के अंदर तो उनको लगता है कि भी थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए। तो मेन रूप से आपको कुछ ज़्यादा और विशेष बातों पर ध्यान रहे या ना रहे, लेकिन आप आभूषण पहनकर मत जाना, ठीक है ना। बाकी आप ये फटी हुई जींस से ऐसे पहनकर कुछ नहीं जाना है, आराम से। अब आपको पेपर जब देकर आना है तो पेपर के अंदर आप सब साथियों को मैं बता देता हूँ कि पेपर के अंदर सभी प्रश्न करने हैं, पहली बात तो सभी प्रश्न। और 1 2 3 वाला शिक्षण रुचि में ऐसा कुछ नहीं है, 1 2 3 0 वाला कुछ नहीं है। आपका सही प्रश्न है तो ही 3 अंक मिलेंगे आपको, ध्यान रखना। सर हम क्या करें कि हमारी जो, अगर मैं बात करता हूँ भाई 2 पारियों में पेपर है, नॉर्मलाइजेशन वाला बता दिया, इतने नंबर आने पर भी नहीं होगा सिलेक्शन, तो ये आपके जो भय था वो तो निकल गया। अब बात आई नंबर, पिछली बार 440 के आसपास मेरिट रही थी, मैंने आपके वीडियो भी आपने देख रखे होंगे पहले वाले, अब भी देख सकते हो आप, है ना। तो पहले वाले जो वीडियो वगैरह आपने देखे होंगे उस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा भी होगा कुछ ना कुछ। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि 440 प्लस नंबर, यानी पिछली बार 440 थी, तो इस बार आप ये तो मान कर चले 10 नंबर बढ़ा लो। लोग कहेंगे 500 लेकर आएंगे, वो बात अलग है, आप लेकर आओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 450 प्लस एवरेज रखना। 450 प्लस रखोगे तो ये मानकर चलेंगे भाई 460 प्लस रखोगे ना, तब आपको नजदीक के अंदर हो सकता है आपको घर के आसपास कॉलेज मिले, वरना नहीं मिल सकता। कई बार क्या होता है कि बच्चे 480 तक लेकर आ जाते हैं और आपके 460 पर आपके घर के पास मिला नहीं, दूर आप जाना नहीं चाहते तो कॉलेज नहीं मिलेगा। तो कम से कम 450 प्लस की उम्मीद तो आप रखना ही रखना, ये बात ध्यान रखना भाई। 450 प्लस की उम्मीद रखोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा श्योर, और नजदीक कॉलेज मिल जाएगा। फिर भी सर हमें ना मिला तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, मैं आपका हौसला नहीं तोड़ूंगा 1 तारीख तक जब तक एग्जाम देकर नहीं आओगे, लेकिन मैं बता देता हूं सबको कि अगर आपको यहाँ से, अगर आपको बीएसटीसी नहीं हो पाती है, हरियाणा से आपकी राजस्थान से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपके, क्योंकि राजस्थान में कल को मैं बता रहा हूँ एक प्रकार से कि राजस्थान में कल को खर्चा ज़्यादा लगेगा, आपको दूर मिल गया तो जाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर होता है कि वही डिग्री सेम टू सेम मिलती है हरियाणा के अंदर भी, आपको जाना नहीं पड़ता, वहाँ पर सिर्फ पेपर देने के लिए जाना होता है। डिग्री सेम ही होती है, सब जगह मान्य होती है, कुछ फर्जी वगैरह कुछ नहीं होता। मैंने पिछले सालों से, कई सालों से मैं लगातार करवाता हुआ आ रहा हूँ बच्चों को, तो उनका भी रेट के अंदर सिलेक्शन हुआ है। तो वही बात है, आप शिक्षा का अधिकार है आपको। आप जम्मू कश्मीर से, आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जम्मू से बीएड कर आए हैं, जम्मू से, सॉरी कश्मीर कह रहा हूँ, तो जम्मू से बीएड करके आते हैं। कौन सी भी राज्य से कर सकते हो आप, गुजरात से बीएड कर सकते हो आप, मध्य प्रदेश से कर सकते हो आप, बिहार से बीएड कर सकते हो। जब आप यहाँ पर बीएड कर बिहार में मास्टर लग सकते हो, तो क्या बिहार से बीएड कर यहाँ मास्टर नहीं लग सकता? वो लग सकता है, शिक्षा का अधिकार है, सभी जगह डिग्रियां मान्य होती है। तो हमारे राजस्थान में नियम अलग है कि हमारे राजस्थान में पहले बीएसटीसी करने के लिए पहले पेपर देना जरूरी होता है, लेकिन हरियाणा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। हरियाणा में सीधे एडमिशन होते हैं, क्योंकि हरियाणा में निजी कॉलेज जाता है तो वहाँ पर सीधे एडमिशन होते हैं, यूनिवर्सिटी सीधी करवा देती है। तो कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, हरियाणा से भी आपको करवा देंगे, सिर्फ पेपर देने के लिए जाना है, ज्यादा खर्चा कुछ नहीं आएगा, लगभग 90,000 के समथिंग खर्चा आता है ना। तो आपको हरियाणा से करवा देंगे। उसके लिए सर हमें हरियाणा से करनी है, तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप आपका नाम और जिला लिखकर भेज दीजिएगा। फीस मैंने आपको बता दी, जिसको करना हो वो मैसेज कर दीजिएगा। लगभग आपके हिसार है, फतेहाबाद है, भुना है, इधर वाली साइड से हमारे जो पास में लगते हैं हनुमानगढ़ के, उन्हीं कॉलेजों के अंदर आपका एडमिशन करवा देंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार से। ड्रेस कोड वगैरह मैंने सब बता दिया, सभी आराम से रहो, तंदुरुस्त रहो, फ्री माइंड रहकर पेपर देकर आना है। अंतिम समय में कोई भी बड़ी मैराथन क्लासें लगे तो उसके अंदर आपको किसी प्रकार से भाग लेना नहीं है ना, क्योंकि वो आपके माइंड पर डिस्टर्ब करेगा। आपको लगेगा यार मेरे को तो आता ही नहीं है और पढ़ूं, तो आपको फ्री माइंड रहना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खम्मा गणी। जय जय राजस्थान, राम राम सा, ओके।